हेलो एवरीवन, दिस इज अमनदीप कुमार। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेटिफाई बायोलॉजी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 6। तो जल्दी से एनसीईआरटी को निकाल लो, हाइलाइटर भी निकाल लेना साथ में, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसे हाईलाइट करते जाना, और जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में ना हो उसे एनसीईआरटी के ऊपर में ही लिखते जाना। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान देना, ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे तुम्हें इस क्लास का पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, और भी कोई न्यू अपडेट्स होंगे वो तुम्हें मिलते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे भी तुम फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे तुम्हें पोस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे पीवाईक्यू से रिलेटेड, कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटे मोटे। ठीक है, और तुम पर्सनली डीएम भी कर सकते हो, और कुछ पर्सनल डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो यहाँ पर इंस्टा पे भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम लोग को आज पढ़ना क्या है, तो देखो हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, आज भी हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें टॉपिक रहेगा हमारा साइटोस्केलेटन का, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का, फिर रहेगा सिलिया और फ्लैजिला का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइटोस्केलेटन से। तो देखो साइटोस्केलेटन के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। साइटोस्केलेटन, an elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubule, microfilament, intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। ठीक है, अब देखो इसका कहने का मतलब ये है कि साइटोस्केलेटन में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों होते हैं। ठीक है, जब ये तीनों को मिलाते हैं, तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, अच्छा, और ये तीनों जो है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब जितने भी है ना सब प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, तो फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, तो इलेबोरेट नेटवर्क होता है इनका। इलेबोरेट नेटवर्क मतलब कि ये पूरे सेल में फैले होते हैं। ठीक है, यहाँ वहां, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि साइटोस्केलेटन ये तीनों का, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों का अगर फंक्शन देखें, मेनली फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन अगर बात करें तो तीनों का एक कॉमन फंक्शन है क्या, तो मैकेनिकल सपोर्ट करना सेल को, उसके बाद मोटिलिटी प्रोवाइड करना सेल को, सेल के शेप को मेंटेन रखना, और प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू द सेल, सेल को स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये हो गया इसका फंक्शन। ये 4 फंक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है तीनों का। ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो साइज दिया हुआ है ना, ये साइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर से एक बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट देख लो कैसा होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसका साइज इंपॉर्टेंट है, साइज को याद रखना 8 से 12 नैनोमीटर का होता है। फिर बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल का भी देख लो शेप कैसा होता है, लेकिन इसका साइज इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है 20 से 25 नैनोमीटर का होता है। फिर बात करते हैं एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट से ही बना होता है क्या, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, यानी कि एक्टिन फिलामेंट का ही बना होता है माइक्रोफिलामेंट, इसलिए हम लोग माइक्रोफिलामेंट यहाँ पर ना लिख करके यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट लिख दिया इस, तो जिसका साइज होता है 6 नैनोमीटर। और क्वेश्चन जो आया था इसी से आया था, एक्टिन फिलामेंट का साइज कितना होता है, वो है 6 नैनोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल, तीनों को हम लोग अलग अलग करके एक ही पेज पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। ठीक है, इलेबोरेट वे में, न ज्यादा न कम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रोफिलामेंट क्या है। तो माइक्रोफिलामेंट एक नैरो सिलेंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नैरो सिलेंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और बना होता है किसका, एक्टिन प्रोटीन का। ठीक है, अब एक्टिन किसका बना होता है, एक्टिन बना होता है पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ये इसके बारे में तुमको डिटेल में पढ़ना है लोकोमोशन वाले चैप्टर में। ठीक है, वहां पर तुमको मसल में देखने को मिलेगा ये एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, फिलहाल तुम एक्टिन पे ध्यान दो, एक्टिन बना होता है ग्लोबुलर प्रोटीन का। ठीक है, और एक्टिन प्रोटीन से ही क्या बनता है, माइक्रोफिलामेंट बना होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन देख लो, माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन क्या है। माइक्रोफिलामेंट काम करता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में, सपोर्ट में, सेल को सपोर्ट करेगा। ठीक है, मायोफिब्रिल का फॉर्मेशन करेगा, मूवमेंट करेगा और फॉर्मेशन करेगा माइक्रोबिलाई का, मूवमेंट भी करवाएगा और फॉर्मेशन भी करवाएगा माइक्रोबिलाई का। सीडोपोडिया का भी फॉर्मेशन करवाएगा और रिट्रैक्शन करवाएगा। रिट्रैक्शन का भी मतलब होता है कि मूवमेंट। ठीक है, तो सीडोपोडिया को क्या करेगा, फॉर्मेशन करवाएगा और सीडोपोडिया का भी मूवमेंट करवाएगा। उसके बाद सेल का इंडोसाइटोसिस है, सेल का एक्सोसाइटोसिस है, वो भी करवाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपैरेटस, स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन करवाएगा।
ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ सेल कंपोनेंट, सेल कंपोनेंट का मूवमेंट इसमें भी हेल्प करता है कौन, माइक्रोफिलामेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट का, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो सॉलिड होता है, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, और ये फॉर्म होता है बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर फॉर्म होता है। इसमें कोई एक सिंपल प्रोटीन का नाम नहीं दिया है कि हाँ ये प्रोटीन से होता है, कोई खास प्रोटीन नहीं होता है, ये बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर नाम दिया है। तो सिंपली यही याद रखो कि बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर ये बनता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन का बात करते हैं, तो फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर के मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सपोर्ट करेगा मेम्ब्रेन को, कौन से मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है, उसका शेप में सपोर्ट करेगा, उसको शेप को सपोर्ट करेगा, उसको कोलैप्स होने से बचाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा सपोर्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, कोलैप्स करने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से उसको बचाएगा, उसको सपोर्ट करेगा। अच्छा, सपोर्ट एरे ऑफ साइटोप्लाज्म, एरे मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अरेंजमेंट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा नर्वस टिश्यू को, फिर फॉर्मेशन करेगा किसका, न्यूक्लियर लैमिना का। न्यूक्लियर लैमिना का फॉर्मेशन करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। न्यूक्लियर लैमिना होता कहाँ पे है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है दो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सॉरी, न्यूक्लियर में होता है दो मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियर का आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियर का इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर का जब इनर मेम्ब्रेन के पास में ही पाया जाता है, हम लोग को देखने को मिलता है न्यूक्लियर लैमिना। इसका काम होता है न्यूक्लियर को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करना, और दूसरा काम होता है इसका डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना और सेल डिवीजन में भी हेल्प करना, ठीक है। देख लो कैसा होता है, ये जैसे देखो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर का आउटर मेम्ब्रेन, और अगर बना दे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ये न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन हो गया इनर वाला। तो इनर वाला जो मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियर लैमिना का फॉर्मेशन करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा इस पे ध्यान देना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल का, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल जो कि अनब्रांच्ड होता है, हॉलो ट्यूब्यूल होता है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। देखो जहां पर नाम दिया है प्रोटीन का उसको ध्यान में रखना, जहां पर नहीं नाम दिया है उसको ध्यान मत देना, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखो क्या होता है, तो ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, सिलिया और फ्लैजिला का भी फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन है साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के रूप में ज्यादातर फंक्शन इसी का होता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, अब सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, उसमें भी मदद करेगा कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स करेगा। कंट्रोल शेप ऑफ वॉललेस सेल एंड न्यूक्लियाई, कंट्रोल करेगा शेप ऑफ वॉललेस सेल, कहने का मतलब कि बहुत सारे सेल के ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। अब उसके शेप को मेंटेन रखना होगा ना, उसके शेप को मेंटेन कौन रखेगा, माइक्रोट्यूब्यूल रखता है, ठीक है। और न्यूक्लियाई भी जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियाई, उसमें भी वो भी मेम्ब्रेन लेस होता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो उसको भी मेंटेन कौन रखता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल ही मेंटेन रखता है उसके शेप को, ठीक है। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई ड्यूरिंग डिवीजन, मूवमेंट में मदद करता है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई जब मूवमेंट करता है ना सेल डिवीजन के दौरान, तो उसमें मदद करता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, सेल प्लेट के फॉर्मेशन में भी मदद करता है, ठीक है। सेल मूवमेंट में भी मदद करता है कौन, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स के, इंटरमीडिएट के और माइक्रोफिलामेंट्स के, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे आज, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, the solid linear cytoskeletal element having a diameter of a 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as, पहले क्या करो, वीडियो को पहले पॉज करो, ठीक है, उसके बाद तुम कमेंट में इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी जो होगा, फिर मैं उसके बाद तुम वीडियो को प्ले करके इसका आंसर को देखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना जिससे तुमको रिवाइज भी होगा, याद भी होगा, ठीक है। तो चलो देखो ये क्वेश्चन अभी जो पढ़े थे वहीं से आ गया, पीवाईक्यू है, देखो नीट 2014 में पूछा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, लैमेंस। तो देखो सबसे पहले लैमेंस तो होगा नहीं, लैमेंस को यहाँ पर छाड़ दो। उसके बाद मेरे पास बचता है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो देखो 6 नैनोमीटर वाला किसमें होता है, 6 नैनोमीटर वाला होता है एक्टिन फिलामेंट में, याद करो एक्टिन फिलामेंट देखो जिसमें मैं डिस्क्राइब किया था, एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट को ही बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, बी जाएगा, माइक्रोफिलामेंट। चलो इसको चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। तो देखो आंसर क्या है, बी सही है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not a component of cytoskeleton, कौन सा इसमें से साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो कि साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट है। तो आंसर जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। आंसर चेक करते हैं डी है कि नहीं, हाँ डी है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे,
माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ विच प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो किस प्रोटीन से मिलके बना होता है, एक्टिन, ट्यूबुलिन, मायोसिन, केराटिन। ठीक है, तो देखो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किस प्रोटीन से मिलके बना होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, एक्टिन से या ट्यूबुलिन से या मायोसिन से या केराटिन से, तो एक्टिन से तो नहीं, एक्टिन से तो बनता है माइक्रोफिलामेंट, एक ट्यूबुलिन है, मायोसिन के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं था, केराटिन के बारे में भी पढ़ना नहीं था, तो बचा ट्यूबुलिन, तो आंसर जाएगा मेरा बी। ठीक है, तो ऐसे छाट करके भी तुम लोग ऐसे आंसर निकाल सकते हो। चलो ठीक है, तो आंसर चेक कर लो, बी आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द साइटोस्केलेटन डज नॉट परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, साइटोस्केलेटन कौन सा इसमें से फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन का पूछ रहा है, स्पेशली किसी एक का नहीं पूछ रहा है, ध्यान में देना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। साइटोस्केलेटन लिखा है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में नहीं कर रहा है, साइटोस्केलेटन के बारे में कर रहा है। साइटोस्केलेटन कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, सेल मोटिलिटी। तो कौन सा नहीं करता, मैकेनिकल सपोर्ट तो करता है, मेंटेनेंस ऑफ द सेल भी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं करता है, सेल मोटिलिटी भी करता है। ठीक है, तो आंसर जाना चाहिए मेरा ऑप्शन नंबर सी, चेक करो है कि नहीं। देखो आंसर सी है मेरा, ये सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है सिलिया एंड फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली सपोर्टेड बाय, सिलिया और फ्लैजिला स्ट्रक्चरली सपोर्टेड किससे होता है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट से, माइक्रोट्यूब्यूल से, राइबोसोम से, सेंट्रोसोम से। ठीक है, इसमें कुछ कांसेप्ट है नहीं, ये तुमको सिंपली याद ही रखना है, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए इसका आंसर, चेक करते हैं क्या है, आंसर बी ही है। चलो सही है, चलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 कहता है कि साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट इन, साइटोस्केलेटन एब्सेंट किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, फंगल सेल में। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये याद करने का चीज है, साइटोस्केलेटन सिर्फ तुम्हारा यूकैरियोट्स में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, बाकी एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल सब में पाया जाएगा साइटोस्केलेटन, तुम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which component of the cytoskeleton is primarily involved in intracellular transport? कौन सा कंपोनेंट साइटोस्केलेटन का है जो प्राइमरली इन्वॉल्व होता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, पेरोक्सिसोम, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर पेरोक्सिसोम तो तुम्हारा छट गया, पेरोक्सिसोम तो होता ही नहीं साइटोस्केलेटन एलिमेंट। ठीक है, बचा माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट का तुम्हारा इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम नहीं था, माइक्रोफिलामेंट का भी काम नहीं था, ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल का काम था। ठीक है, आंसर तुम्हारा क्या जाना चाहिए, बी, ऑप्शन नंबर बी है। चेक करते हैं है कि नहीं, बी है। चलो ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच साइटोस्केलेटल एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन मसल सेल एंड हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन। देखो अभी हम बताए थे ना कि मसल सेल में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, ये तो याद होगा ही। ठीक है, लैमिन तो है नहीं, ट्यूबुलिन भी नहीं और कोलेजन भी नहीं, बचा क्या, सी, एक्टिन। एक्टिन जो कि हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि उसे तुम लोग मसल सेल में पढ़ोगे, मसल सेल में उसे तुम इलेबोरेट करके मतलब वहां पे ज्यादा पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानना है एक्टिन के बारे में, क्या कि वो बना होता है ग्लोबुलर प्रोटीन का। अच्छा ठीक है, एक्टिन बना होता है पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन का। ठीक है, लेकिन जो क्या बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट है वो बना होता है एक्टिन से। ठीक है, तो देखो मसल सेल में क्या किसका बात करते हैं हम लोग, एक्टिन का ही बात करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पर, सी होगा। देखो ये सी आया, चलो ये भी सही है मेरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइटोस्केलेटन, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है साइटोस्केलेटन के लिए। ठीक है, साइटोस्केलेटन के लिए क्या गलत है वो बताना है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्रोटीन, इट इज हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इट इज अ डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, तो बताओ, देखो सबसे पहला प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, हाँ करता है, लेकिन ये साइटोस्केलेटन क्या डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से तो बना होता है लेकिन डीएनए का बना नहीं होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। सी क्या, इंट्रासेलुलर सपोर्ट, सॉरी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है, डायनेमिक नेचर में होता है, हाँ डायनेमिक भी होता है, तो आंसर क्या जाना चाहिए मेरा, बी। ठीक है, चलो बी है आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। Which one of the following is not a function of cytoskeleton, कौन सा इसमें से साइटोस्केलेटन का फंक्शन नहीं है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल मोटिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो देखो साइटोस्केलेटन का फंक्शन कौन कौन सा नहीं है, तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट तो करता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, प्रोटीन से बना होता है लेकिन प्रोटीन बनाता नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, ये तो राइबोसोम का काम है ना, पढ़ के आए हो ना पहले वाले लेक्चर में, राइबोसोम का काम है, ये सेल मोटिलिटी करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। आंसर क्या देना चाहिए मेरा, बी। यहाँ पर चेक करो 10 का क्या है आंसर, बी है, सही है।
चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में। ठीक है, सेंट्रोसोम जिसको हम लोग सेल सेंटर के नाम से भी जानते हैं, और इसे डिस्कवर किया था बोविर ने, डिस्कवर किया था इसे बोवेरी ने। सेंट्रोसोम एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स है। ठीक है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेंट्रोसोम इज आल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स बट डू नॉट हैव ऑन डीएनए। सेंट्रोसोम भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स है, लेकिन इसके पास खुद का डीएनए नहीं होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक सेंट्रोसोम के अंदर क्या क्या मिलेगा। एक सेंट्रोसोम के अंदर दो चीज मिलता है। पहला क्या होता है, वन पेयर सेंट्रियोल्स जिसको हम लोग डिप्लोसोम बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसके मतलब जहां पर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अराउंड सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के इर्द गिर्द, मतलब जैसे ये देखो सेंट्रोसोम है। ठीक है, और सेंट्रोसोम है, उसके अंदर सेंट्रियोल है। ठीक है, सेंट्रियोल के आसपास क्या रहेगा, फ्लूइड मैट्रिक्स भरा रहेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनोप्लाज्म बोलते हैं या फिर सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। सेंट्रोसोम में क्या क्या होगा, तो दो चीज, कौन कौन सा, तो एक पेयर सेंट्रियोल जिसको हम लोग डिप्लोसोम बोलेंगे, और क्या होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स होगा सेंट्रियोल के आसपास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनोप्लाज्म और या फिर सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या डिफरेंस है। सेंट्रोसोम होता है बड़ा स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके अंदर होता है सेंट्रियोल। ठीक है, चलो इसको और नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं अच्छे से। देखो सेंट्रियोल आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये भी ध्यान देना। अमॉर्फस का मतलब होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहने का मतलब है मास ऑफ प्रोटीन। जो सेंट्रियोल होता है वो सराउंड होता है एक अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड से। ठीक है, अभी जो पीछे वाले लाइंस में पढ़ा था कि सेंट्रियोल के आसपास में फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है, उस फ्लूइड के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, कि फ्लूइड जो बना होता है वो कैसा होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अच्छा, और मास ऑफ प्रोटीन होता है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहने का मतलब कि वहां पे मास ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बोथ द सेंट्रियोल इन द क्रोमोसोम सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल। दोनों सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में, देखो ये पूरा सेंट्रोसोम है, इसके अंदर सेंट्रियोल है जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल का। ठीक है, अब ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे रहता है। ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर करने का मतलब क्या है, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, और इसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब दिखता कैसा है, ये जो सेंट्रियोल है दिखता कैसा, कार्ट व्हील के जैसा दिखता है। ये देखो ये पूरा हो गया काट, काट मतलब होता है टांगा जिसको बोलते हैं। ठीक है, या टमटम समझ लो। ठीक है, उसका जो चक्का होगा ना, काट का जो व्हील है उसके जैसा देखने को हम लोग को मिलता है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। अब कैसा दिखता है हम लोग और आगे पढ़ने वाले हैं, इसको एलिबोरेट करेंगे और आगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब तो सेंट्रियोल पॉजेस अ वॉर्ल ऑफ 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखो सेंट्रियोल के पास, सेंट्रियोल का जो वॉर्ल है, ठीक है, उसके पास क्या होता है, 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं। ठीक है, जो कि बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अब इसको चलो डायग्राम से हम लोग समझेंगे, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और डायग्राम से समझते जाएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग 9 पेरिफेरल फिब्रिल कहां पर है, और ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ये हम लोग को ध्यान देना है। लेकिन 9 पहले पेरिफेरल फिब्रिल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें देखो ये है तुम्हारा फर्स्ट पेरिफेरल फिब्रिल्स, सेकंड पेरिफेरल फिब्रिल, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसे करके पूरे 9 पेरिफेरल फिब्रिल मिलते हैं तुमको एक सेंट्रियोल्स में। ठीक है, और ये बना होता है किसका, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, फिब्रिल्स आर एब्सेंट इन सेंटर, लेकिन जो फिब्रिल्स है वो सेंटर में एब्सेंट होता है, सेंटर में फिब्रिल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिब्रिल्स नहीं है, सेंटर में क्या है हम लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा। देखो अब ईच ऑफ पेरिफेरल फिब्रिल इज ट्रिपलेट, अब जितने भी फिब्रिल्स हैं, पेरिफेरल का मतलब होता है पेरिफेरी, यानी किनारे किनारे जितने भी फिब्रिल्स हैं वो सब ट्रिपलेट फॉर्म में है। ठीक है, एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड। देखो ये लाइन का, जितने भी पेरिफेरल फिब्रिल्स हैं वो सब तीन तीन के मतलब ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, तीन तीन है, देखो सब यहाँ पे तीन 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 देखने को मिलेगा, तीन तीन है। ठीक है, अब बात करता है कि ये जो है ना तीन तीन ट्रिपलेट्स जो है ये आपस में ही एक दूसरे से भी जुड़े हैं कैसे, देखो ये जो देखो फर्स्ट वाला ट्रिपलेट, फर्स्ट जो है यहाँ पे फिब्रिल, ये देखो इसका थर्ड फिब्रिल, दोनों एक दूसरे से लिंक है, इस लिंकर का नाम है 1,3 लिंकर। ठीक है, अब ये 1,3 लिंकर को हम लोग एसी लिंकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, अब इसको हम 1 के जगह पे हम नाम दे दिए इसका ए बी सी, इसका भी नाम दे दिए ए बी सी। अब ए को सी से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एसी लिंकर हो गया। ठीक है,
तो नाम पे नहीं जाना है, जैसा सिचुएशन होगा उसके अनुसार नाम चेंज होते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 3 था इसलिए हम लोग इसे 1 3 लिंकर बोल दिए, अगर ए बी सी रहे तो ऐसे लिंकर बोल देंगे, ठीक है। तो जुड़ा होता है, बट जुड़ा होता है ये ध्यान देना, एक का 3 से, एक का सी से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका यहाँ पर का जो तीसरा रहता है वो पहला से जुड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो, दिस अरेंजमेंट इज देयरफॉर कॉल्ड 9+0 पैटर्न। इस अरेंजमेंट को हम लोग 9+0 पैटर्न बोलते हैं, मतलब वो सेंट्रियोल का बात करें या फिर क्या बोलते हैं सेंट्रोजोम का बात करें, तो उसमें है जो पैटर्न देखने को मिलता है, अरेंजमेंट देखने को मिलता है, वो 9+0 का ही देखने को हम लोग को मिलता है, ठीक है। अच्छा, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनेसियस। अब देखो, जो सेंट्रल पार्ट होता है ना सेंट्रियोल का, वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। बाहर वाला तो बना होता है फाइबर का, ठीक है, पेरिफेरल फिब्रिल्स यानी फाइबर्स के बने होते हैं, लेकिन जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन का बना होता है, उसको हम लोग हब कहते हैं, और वो कनेक्ट होता है पेरिफेरल ट्रिपलेट से स्पोक के द्वारा, जो कि स्पोक बना होता है प्रोटीन का, ठीक है। अब देखो, ये बीच में क्या है, सेंट्रियोलर, इस सेंट्रल प्रोटीन है, इसी को हम लोग हब बोलते हैं। अब ये जो हब है ये जुड़ता है किससे, इस ट्रिपलेट से, ठीक है, आकर के। तो इस ट्रिपलेट जिस 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 चीज से जुड़ता है, जो इसको जोड़ता है ये चीज, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये स्पोक बना होता है प्रोटीन का, ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा जूम करते हैं, जूम करके थोड़ा समझते हैं इसको। तो देखो, तो ये देखो, ये सेंट्रल प्रोटीन हो गया तुम्हारा, ठीक है, सेंट्रल प्रोटीन जिसको हब बोल दिए। तो ये देखो, सेंट्रल प्रोटीन ना पहले जाके जुड़ता है एक्स बॉडी से, ठीक है। तो जितने भी एक्स बॉडी है सबसे जाके ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स बॉडी से जुड़ेगा ये ट्रिपलेट, ठीक है। ये एक्स बॉडी से मतलब डायरेक्टली जो सेंट्रल प्रोटीन है ना, वो डायरेक्टली नहीं जुड़ता है ट्रिपलेट से, वो पहले जुड़ता है एक्स बॉडी से, उसके बाद जाके जुड़ता है वो ट्रिपलेट से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो एक्स बॉडी है, ये एक्स बॉडी, ये एक्स बॉडी, अब ये दोनों एक्स बॉडी आपस में जुड़े रहते हैं एक बाई बॉडी से, ठीक है। ये चीज हो गया। अब एक्स बॉडी बाई बॉडी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, इतना तुमको डिटेल नहीं जानना है, ठीक है। सिर्फ ऊपर ऊपर जानो, ये जुड़ा होता है किससे, पहले जो सेंट्रल प्रोटीन होता है पहले जुड़ता है एक्स बॉडी से, फिर जाकर जुड़ता है ट्रिपलेट से, पेरिफेरल ट्रिपलेट से, ठीक है। और जो दो एक्स बॉडी होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं एक बाई बॉडी से, ठीक है। बस इतना ध्यान दो। अब चलो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्या है जो देखते हैं, सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजिला। सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी फॉर्म करता है किसका, सिलिया का, और फ्लैजिला का कैसे फॉर्म करता है हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन में भी मदद करता है और स्पिंडल apparatus को जन्म देता है, ठीक है। कौन, तो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का ही काम है ये सब, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एनिमल सेल क्यों लिखा है एनसीईआरटी, क्योंकि जो सेंट्रियोल्स है वो सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो देखो सेंट्रियोल का यहाँ पे फंक्शन याद रखना, पहले क्या करेगा, ये बसल बॉडी बनाएगा किसमें, सिलिया और फ्लैजिला में, बसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजिला। उसके बाद क्या मदद करेगा, स्पिंडल apparatus को फॉर्म करने में मदद करता है सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। ये दो फंक्शन हो गया किसके, सेंट्रियोल्स के, इसको इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। अच्छा, अब चलो अब इसमें कुछ बचा है देख लेते हैं, जो बचा रहेगा उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल का ट्रिपलेट हो गया ये, ठीक है। ये कनेक्टिंग फाइबर हो गया जिसको हम लोग नाम दिया लिंकर, 1 3 लिंकर बोलो या फिर एबी लिंकर, एसी लिंकर बोलो, एक ही चीज है। ये सेंट्रल प्रोटीन हो गया, हब हो गया। अब देखो यहाँ पर देखोगे सेंट्रियोल के पास में एक डार्क बॉडी है, ठीक है, ब्लैक कलर का बनाया गया है, ठीक है। ये सब बॉडी जितना भी है इसके बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। ये क्या होता है, एक डार्क बॉडी पाया जाता है पूरे सेंट्रियोल के आसपास, उसको बोलते हैं हम लोग पेरीसेंट्रियोल सैटेलाइट। इसका काम होता है सेंट्रियोल को रेप्लिकेशन में मदद करना, मतलब सेंट्रियोल जब रेप्लिकेट करता है ना तो उसमें मदद करता है कौन, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिलिया और फ्लैजिला पे, ठीक है। तो देखो अब सिलिया और फ्लैजिला, सिलिया आर अ स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क लाइक ओर causing the movement of either the cell or the surrounding, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि सिलिया तो छोटा होता है, सिलिया एक छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि काम करता है ओर के जैसा। ओर किसको कह रहे हैं समझ रहे हो, जैसे ये देखो बोट है, ठीक है। इस बोट को चलाने के लिए इसमें एक लकड़ी का बना होता है जिसे हम लोग हिंदी में चप्पू बोलते हैं, ठीक है। उस चप्पू को इंग्लिश में हम लोग ओर बोलते हैं, ठीक है। उस चप्पू का यानी ओर का काम क्या होता है, पानी को एक डायरेक्शन में पीछे की तरफ ढकेलना, ठीक है। तो वो पानी को एक डायरेक्शन में पीछे की तरफ ढकेलता है तो बोट आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। उसी तरह से सिलिया का काम क्या होता है कि कोई भी सेल हो या सराउंडिंग फ्लूइड हो उसको एक डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है सिलिया, ठीक है। ये हो गया सिलिया का बात। अब देखो फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, जो फ्लैजिला है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, ठीक है, सिलिया से।
और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ये सेल को मूवमेंट कराने में मदद करता है। ठीक है, बैक्टीरिया ऑल्सो पॉजेस फ्लैजिला। अब जो बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला है, उसके बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजिला होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होता है। अब कैसा डिफरेंस होता है, देखो डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इससे हम लोग समझते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला में और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए यूकैरियोटिक फ्लैजिला का, तो उसमें 9+2 अरेंजमेंट देखा गया है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का बात करें तो ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, ठीक है, जो कि सिंपल हेलिकल फिलामेंट का होता है। ठीक है, अब कंपोजिशन का अगर बात करें तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला में देखा जाएगा तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, जो कि मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में देखा जाए मेम्ब्रेन, उस फ्लैजिला के ऊपर मेम्ब्रेन होता है, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। मेम्ब्रेन कहने का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, यूकैरियोटिक फ्लैजिला मूवमेंट कैसे करता है, तो वाइप लाइक अनडाइलेटिंग मोशन यानी कि वेव लाइक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला रोटेटरी मोशन करता है लाइक प्रोपेलर, प्रोपेलर के जैसा। अच्छा, एनर्जी सोर्स का बात करते हैं अगर यूकैरियोटिक फ्लैजिला में, इसमें एटीपी से मिलता है इसको एनर्जी। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में अगर एनर्जी का बात करते हैं तो यहाँ से H+ ग्रेडियंट, मतलब H+ ग्रेडियंट से इसको एनर्जी मिलता है। ठीक है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं। लोकेशन का अगर बात करें यूकैरियोटिक फ्लैजिला में, यूकैरियोटिक फ्लैजिला कहाँ कहाँ पे होता है, तो कुछ प्रोटिस्टा में पाया जाएगा, स्पर्म सेल में पाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला कहाँ पे मिलेगा, तो बैक्टीरिया में पाया जाएगा। साइज का अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक फ्लैजिला का साइज बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का साइज छोटा होता है और ये सिंपल होता है। ठीक है, अच्छा, अब यूकैरियोटिक फ्लैजिला का अगर हम बात करते हैं एंकरिंग स्ट्रक्चर, तो ये होता है बसल बॉडी लाइक जैसे सेंट्रियोल, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का तो बसल हुक और मोटर apparatus कहाँ, तो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये हो गया प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखो नेक्स्ट, ये जितने भी पॉइंट्स है ये सबको हम लोग समझेंगे डायग्राम्स जैसे कि हम लोग पीछे समझे थे। ठीक है, चलो देखो, और ये जो पॉइंट्स है सारे के सारे सिलिया और फ्लैजिला दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, स्पेशली सिलिया और स्पेशली फ्लैजिला के लिए नहीं है, सिलिया फ्लैजिला दोनों को मिला करके यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो देखो, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन का हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है सिलिया फ्लैजिला। दे हेयर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलिया हो या फ्लैजिला हो दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनेम, इसका कोर जो है सिलिया और फ्लैजिला का उसको हम लोग एक्सोनेम कहते हैं, और वो पॉजेस करता है नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। अब देखो कोर कॉल्ड एक्सोनेम जो है वो किसको कह रहे हैं, तो देखो ये जो पूरा है ना सिलिया और फ्लैजिला का कोर है, इसी का नाम दे रहा है ये एक्सोनेम। ठीक है, ये हो गया। और इसमें जो होता है ना माइक्रोट्यूब्यूल, वो रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, इसके पूरे लॉन्ग एक्सिस में माइक्रोट्यूब्यूल पैरेलली रन करते हैं, मतलब पूरे में माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है। ठीक है, एक्सोनेम यूजुअली हैज 9 पेयर ऑफ डबलेट्स ऑफ, अब देखो जो हम लोग सेंट्रियोल्स में पढ़े थे वहां पर 9 पेयर्स तो होता है, 9 पेयर ऑफ ट्रिपलेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 पेयर ऑफ डबलेट है। एक्सोनेम में 9 पेयर ऑफ डबलेट पाया जाता है, सेंट्रियोल में 9 पेयर ऑफ ट्रिपलेट था। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं पर से आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर कहाँ पे है 9 डबलेट, तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 9 डबलेट टोटल। ठीक है, और हम लोग सेंट्रियोल में देखे थे वो क्या था, 9 ट्रिपलेट था, पेरिफेरल ट्रिपलेट था। अब नेक्स्ट पढ़ो, और ये रेडियली अरेंज्ड होगा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के रूप में, एंड पेयर ऑफ ए सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और एक पेयर सेंटर में लोकेटेड होगा माइक्रोट्यूब्यूल। देखो अब ये कहाँ पे है, तो सेंटर में है एक पेयर, दो है माइक्रोट्यूब्यूल, इसी को बोल रहा है अ पेयर ऑफ अ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल देखो यहाँ नाम भी दिया हुआ है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे नाम दिया है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि डबलेट्स है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा चलो और आगे आगे पढ़ते हैं। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एन एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर्ड टू एज 9+2 एरे। यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, सेंट्रियोल्स में हम लोग को 9+0 का अरेंजमेंट देखने को मिला था। अब देखो सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज आल्सो इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है वो कनेक्ट होता है एक ब्रिज के द्वारा। ठीक है, तो देखो ये ब्रिज के द्वारा कनेक्ट है और इनक्लोज है एक शीथ के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल शीथ के नाम से। ठीक है, जानते हैं।
अच्छा, अब देखो which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radioscope। अब देखो जो ये पेरिफेरल डबलेट है ना, ये पेरिफेरल डबलेट है, ये जुड़ता है किससे, सेंट्रल सिट से, किसके द्वारा, तो रेडियल स्पोक के द्वारा। ये जो निकला हुआ है डबलेट से, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल स्पोक। देखो यहाँ पे लिखा है रेडियल स्पोक, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जुड़ा होता है। अच्छा, थर्स देयर आर 9 रेडियल स्पोक, तो इसलिए यहाँ पर 9 रेडियल स्पोक होते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि 9 डबलेट है तो हर एक डबलेट से एक रेडियल स्पोक, ठीक है। तो 9 डबलेट है, 9 रेडियल स्पोक, ठीक है, इस तरह से। अब देखो पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। अब जो पेरिफेरल डबलेट है ना, जैसे कि वहां पर पेरिफेरल ट्रिपलेट एक दूसरे से कनेक्ट थे, उस तरह से यहाँ पर पेरिफेरल डबलेट भी एक दूसरे से कनेक्ट है, किसके द्वारा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग इंटरकनेक्ट बाय लिंकर, लिंकर के द्वारा। वहां पर भी था लिंकर, यहाँ पर भी लिंकर है। यहाँ पर लिंकर का नाम हो जाएगा 1-2 लिंकर या फिर एबी लिंकर, इसको हम लोग बोल सकते हैं एबी लिंकर, ठीक है, या फिर बोलो 1-2 लिंकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाम देख लेते हैं, ये बाहर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे एनसीईआरटी यहाँ पे गलत लेवलिंग किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और ऊपर में करना चाहिए ग्रीन वाले को, लेकिन ये थोड़ा नीचे कर दिया है, ये गलती है। देखो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया जो कि डबलेट है। इंटर डबलेट ब्रिज, देखो एक ये डबलेट, एक ये डबलेट, दोनों को जोड़ के रखा है कौन, इंटर डबलेट ब्रिज, ये हो गया। फिर ये हो गया सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, उसको रेडियल स्पोक, सेंट्रल सिथ, ठीक है, यही है इसका एनसीईआरटी का डायग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी स्टार मार्क कर दे रहे हैं। स्टार मार्क का मतलब क्या होता है कि बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शन ऑफ सिलिया फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट, ठीक है, यहाँ पे सिलिया और फ्लैजिला का सेक्शन का दिखाया गया है पार्ट्स। ये पहला जो तुमको देखने को मिलेगा, ये किसका पार्ट है, तो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का, ठीक है। और ये जो दिखाया गया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल स्ट्रक्चर का, और ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा तुमको, ये डायग्राम दे देगा एग्जाम में, और बोलेगा कि ये कौन सा माइक्रोस्कोप से देखा गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कि सिंपल माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान रखना कि ये किसका डायग्राम है, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का डायग्राम है, ना कि माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। बोथ सिलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। अब देखो दोनों सिलिया और फ्लैजिला इमर्ज होता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। तो देखो ये जो बेसल बॉडी है नीचे में डायग्राम से समझो, ये बेसल बॉडी है जो कि फॉर्म हुआ सेंट्रियोल के द्वारा। देखो यहाँ पे बेसल बॉडी में क्या क्या तुम लोग को देखने को मिला था, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में क्या क्या देखने को मिला था, 1 2 3 ट्रिपलेट हो गया था, ये ट्रिपलेट इधर, ये ट्रिपलेट इधर, बीच में क्या था, प्रोटीन था, ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे बेसल बॉडी आ गया किनारे में, यानी सेंट्रियोल आ गया साइड में, चला जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको बनना है, जब सिलिया और फ्लैजिला जब इसको बनना है, यहाँ पर से निकालना है, ठीक है, तो क्या करेगा, तीसरा वाला है जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जर्मिनेट नहीं करता है, सिर्फ जर्मिनेट करता है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। और जो ये प्रोटीन होता है ये दो भाग में टूट जाता है, बट जाता है, एक भाग में इधर हो गया, एक भाग में इधर बट गया, तब जाकर के ये बन जाता है 9+2 अरेंजमेंट का, ये हो जाता है नीचे में 9+0 अरेंजमेंट, तो है ही पहले से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पर बाहर में एक लेयर तुम लोग को देखने को मिलेगा, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपली तुम्हारा यही सिर्फ स्ट्रक्चर था, इसमें फ्लैजिला और सिलिया का दोनों में सेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सिलिया अकर थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस पे पाया जाता है सिलिया, वाइल फ्लैजिला आर कॉमनली फॉल्ड एट द एंड ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखो इसका कहने का क्या मतलब है, अगर कोई एक सेल है उसके पूरे सरफेस पे हमको सिलिया देखने को मिलता है, लेकिन फ्लैजिला पूरे सरफेस पे देखने को नहीं मिलता है। वो हो तो सकता है कि सेल के एक साइड देखने को मिले, या सेल के दो साइड देखने को मिले, या सेल के कहीं कहीं पे देखने को मिले, मतलब कि वो जैसे सिलिया पाया जाता है एक सेल के पूरे में, ठीक है, वैसे फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब कुछ सिलिया और फ्लैजिला का डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सिलिया का अगर हम लेंथ का बात करें तो यूजुअली ये 3 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। फ्लैजिला है कि 100 से 200 माइक्रोमीटर का होता है, और फ्लैजिला लंबा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, सिलिया छोटा छोटा होता है, ठीक है। सिलिया के नंबर का बात करें तो 300 से लेकर 14,000 तक होता है एक सेल में, और फ्लैजिला जो होता है 1 से 4 तक ही होता है एक सेल में, ठीक है, ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, मूवमेंट की अगर बात करें, सिलिया कैसे मूव करेगा, कोऑर्डिनेट में मूव करता है, फास्ट मूव करता है, पेंडुलर मूव करता है, और स्वीप लाइक मूव करता है, ठीक है। लेकिन फ्लैजिला अंडुलेटिंग वेव लाइक स्लो होता है और वेव के जैसा होता है, ठीक है। फंक्शन का बात करें तो सिलिया क्या फंक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड सब्सटेंस, वो सराउंडिंग फ्लूइड सब्सटेंस को मूवमेंट करवाता है सिलिया, फ्लैजिला सॉरी सिलिया, ठीक है। सिलिया जो होता है वो सराउंडिंग फ्लूइड या सब्सटेंस को मूवमेंट करवाता है, लेकिन फ्लैजिला जो होता है वो सेल का ही मूवमेंट करवाता है,
ठीक है, उस जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के पास सिलिया भी है और फ्लैजिला भी है, तो वो क्या करेगा कि फ्लैजिला उस ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करने में मदद करेगा, मूव करने में मदद करेगा, लेकिन जो सिलिया होगा उस ऑर्गेनिज्म के आसपास के सब्सटेंस को मूव करने में मदद करेगा। ठीक है, ये हो गया दोनों का डिफरेंस। उसके बाद स्ट्रक्चर का बात करें तो सिलिया में हम लोग को देखने को मिलता है 9+2 अरेंजमेंट, जो कि होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ, और फ्लैजिला में भी 9+2 अरेंजमेंट ही होता है, ये भी सिलिया के जैसा ही होता है। ठीक है, अक्रेंस का अगर बात करें तो सिलिया कहाँ देखने को मिलेगा, तो हम लोग को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा, पैरामेसियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लैजिला का बात करें कहाँ देखने को मिलेगा, तो स्पर्म सेल में देखने को मिलेगा और यूग्लिना में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक पे हमारा सिलिया और फ्लैजिला के टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट इसका सिलिया और फ्लैजिला का। ठीक है, एन ऑर्गेनेल्स विथ एन इंटरनल क्रॉस सेक्शन शोइंग कैरेक्टरिस्टिक 9+2 एरे इज द। ठीक है, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनेल्स का नाम बताना है जिसके पास जो इंटरनल क्रॉस सेक्शन अगर उसका हम देखते हैं तो उसमें हम लोग को 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। वो किसके पास होगा, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, सिलिया और फ्लैजिला, एफिसाइटोस्केलेटन। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि ऐसा अरेंजमेंट हम लोग को सिलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका आंसर। चेक करते हैं क्या है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन यूकैरियोटिक फ्लैजिलम एंड यूकैरियोटिक सेंट्रियोल इज। अरेंजमेंट कैसा होता है माइक्रोट्यूब्यूल का यूकैरियोटिक फ्लैजिला में और यूकैरियोटिक सेंट्रियोल में। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट बताना है हम लोग को यूकैरियोटिक फ्लैजिला में और यूकैरियोटिक सेंट्रियोल में। ठीक है, तो देखो यूकैरियोटिक फ्लैजिला का अगर बात करें तो इसमें कितना होगा, 9+2 का होगा। यूकैरियोटिक सेंट्रियोल का बात करें तो यहाँ कैसा होगा, 9+0 का होगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, डी। तो ऑप्शन आंसर मेरा क्या जाना चाहिए, डी। चलो आंसर मेरा डी है, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेंट्रल प्रोटीनेसिस हब इज मिसिंग इन सेंट्रियोल। ईच सेंट्रियोल हैज organ like that of cartwheel. Centrosome usually contain two cylindrical centriole. ठीक है, तो देखो जो सेंट्रियोल है उसके पास लिख रहा है कि दोनों जो सेंट्रोसोम के पास क्या होता है, दो सेंट्रियोल होते हैं और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये तो सही है। अब कहता है कि सेंट्रियोल के पास जो प्रोटीनेसिस हब नहीं होते हैं, तो ये तो गलत है ना, उसके पास प्रोटीनेसिस हब तो होता है सेंट्रियोल के पास। ईच सेंट्रियोल हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑफ अ कार्टविल। जो भी जितने भी सेंट्रियोल्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कार्टविल के जैसा होता है, सही है। सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेन टू सिलिंड्रिकल सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेन करता है दो सिलिंड्रिकल सेंट्रियोल्स, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके अनुसार मेरा जो गलत हुआ ऑप्शन बी गलत हुआ, तो आंसर क्या जाएगा मेरा बी। ठीक है, चेक करते हैं सही है कि गलत है। ऑप्शन बी सही है, एकदम सही है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो सिलिया फ्लैजिला पेरोक्सिसोम, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल सिलिया, सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर क्रोमैटिन, सेंट्रोसोम न्यूक्लियोसोम सेंट्रियोल। ठीक है, तो देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर पूछ रहा है हमसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका कंस्टिट्यूएंट है, मतलब कि क्या क्या कोई फॉर्म करता है माइक्रोट्यूब्यूल, तो अभी हम लोग ने जैसे पीछे पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करता है स्पिंडल फाइबर को, करता है सेंट्रियोल को भी करता है, सिलिया को भी करता है, लेकिन हम बात करें पेरोक्सिसोम को नहीं करता है, ठीक है, क्रोमैटिन को नहीं करता है, न्यूक्लियोसोम को नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए आंसर। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से सही है कौन सा गलत है वो बताना है। तो देखो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट का अगर बात करें तो इसके पास कितना होता है, सिलिया फ्लैजिला के पास 9 होगा। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट 2 होता है। रेडियल स्पोक कितना होगा, तो 9 होगा। सेंट्रल सिर्फ 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी होना चाहिए मेरा आंसर। चेक करते हैं सी है कि नहीं है, सी है, एकदम सही है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। फिगर को देखना है और हम लोग करेक्ट मैचिंग बताना है। ठीक है, देखो ए ई डी एफ सी बी, तो हम लोग को जो इजी लगता है वहां पर हम लोग शुरू करते हैं। चलो लास्ट से शुरू करते हैं बी। बी में देखो क्या है, पहला ऑप्शन पढ़ो, बी में दिया हुआ है रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक तो ये नहीं है। ठीक है, इसमें दिया बी में इंटर डबलेट ब्रिज, हाँ इंटर डबलेट ब्रिज है। अच्छा, इसमें क्या दिया है बी में रेडियल स्पोक, ये भी नहीं है। अच्छा, डी में क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में बी का दिया हुआ है इंटर डबलेट ब्रिज,
ये तो है, ठीक है। यहाँ पर मेरा बी और डी बचा, लेकिन ए और सी गलत हो गया। चलो ए और सी को छाट दिए। अच्छा, अब और चुनते हैं आगे। अब देखो डी में दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पर ए में दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ तो चलो देखो, ए में दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डी में दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डी वाला अंदर दे रहा है ना, तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ए वाला ही मेरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आंसर ए वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरा। बट यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी है, बी को कह रहा है सही, लेकिन ये बी तो होगा नहीं, यहाँ पर ये गलती दिया हुआ है। तो देखो पूरी तरह से चेक करते हैं इसको, क्या होगा इसका आंसर। तो देखो ए में क्या है मेरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। सी में क्या दिया है, रेडियल स्पोक, इसको सही है। डी में दिया है सेंट्रल शीथ, सही है। बी में इंटर डबलेट ब्रिज, ये भी सही है। ई में मेरा दिया है क्या, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे सही है। एफ में दिया है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, बी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्शन कर लेना, इसका आंसर बी नहीं होगा, बी नहीं है, डी है, ठीक है। डी सही है, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, चलो इसको बनाते हैं। सेंट्रियोल आर, सेंट्रियोल कैसा होता है उसका, ठीक है। तो सेंट्रियोल कैसा होगा, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल। तो सेंट्रियोल तो हमारा सिलेंड्रिकल होता है ना, स्फेरिकल तो होता नहीं है। तो ए गया मेरा, ए और डी गया, बचा बी और सी। चलो बी और सी को रखते हैं, ए को हटाते हैं, डी को भी हटाते हैं। अब उसके बाद डेट लाई बी टू ईच अदर, डेट लाई। अब देखो, अब जो सेंट्रियोल है वो कैसे रहता है, पैरेलली रहता है या परपेंडिकुलर रहता है। देखो यहाँ पर देखो, दोनों ऑप्शन में दिया है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो बी भी सही है। उसके बाद सेंट्रियोल हैव एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक, सेंट्रियोल के पास ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो कार्टविल के जैसा होता है। ये भी दोनों में, यहाँ से भी नहीं छाट सकते हो। तो क्वेश्चन को मतलब ऐसा अप्रोच दोनों कि उसे छाट छट के बनाया जाए, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर हम क्या किए, ऑप्शन को छाट दिए ना, दो ऑप्शन छट गया मेरे पास, बचा सिर्फ दो ऑप्शन। अभी दो ऑप्शन से छाटना है हमको, क्या है क्या नहीं होगा। तो देखो अब centriole are made up of a 9 evenly spaced peripheral fibril of ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। कौन से प्रोटीन का बना होता है, तो ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। each peripheral fibril of centriole is, हर पेरिफेरल फिब्रिल सेंट्रियोल का जो है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है या फिर डबलेट होता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल में कैसा होगा, ट्रिपलेट होता है। डबलेट कहाँ होता है, एक्सोनेम में होता है। आंसर यहाँ पे ट्रिपलेट होगा, तो आंसर मेरा क्या जाना चाहिए, बी जाना चाहिए, सी नहीं होगा। तो चेक करते हैं आंसर मेरा बी है कि नहीं। हाँ बी है, बिल्कुल सही है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल। कौन सा इनमें से ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ये तो एक ही है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स, ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं था। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सेंट्रियोल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट, सेंट्रियोल मदद करता है सबका फॉर्मेशन में, सिर्फ एक को छोड़ के। लेकिन हम बात करें जब राइबोसोम का, तो राइबोसोम तो न्यूक्लियोलस बनाता है ना, ठीक है। वो सेंट्रियोल कहाँ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरा आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। चेक करते हैं ऑप्शन डी है कि नहीं। हाँ डी है, बिल्कुल सही। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिलिया इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेल्प इन, सिलिया अगर बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है सिलिया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उसका काम क्या होता है, डाइजेशन का काम होता है। तो पहले तो बात करो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या डाइजेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं। मूवमेंट ऑफ म्यूकस होल्ड करते हैं। हार्मोन रिलीज, क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कोई हार्मोन रिलीज होता है, बिल्कुल नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी नहीं होता है। बचा क्या मेरे पास, ऑप्शन बी, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, म्यूकस का मूवमेंट करवाता है। ऑप्शन नंबर मेरा बी सिर्फ बचा, तो यही आंसर जाना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं बी होगा कि नहीं। हाँ बी है। चलते हैं अब नेक्स्ट हम लोग। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि तुम्हें नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी जल्दी आएगा, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।